चलो बेटा, आज हम पढ़ेंगे नए लेक्चर में कूलम का नियम, कूलम्स लॉ। लेकिन कूलम्स लॉ पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा एक बार विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स से ही फिर बाद में कूलम्स लॉ बना। ठीक है, तो देखो बेटा क्या है, प्रत्येक विद्युत आवेश, आवेश को तो समझ गए आप, अपनी उपस्थिति से अपने चारों ओर अव्यवस्थित परिवेश को प्रभावित करता है। प्रभावित क्यों करता है अपने चारों ओर के वातावरण को या परिवेश को? क्योंकि वो बल लगाता रहता है। खत्म। इस प्रकार आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित परिवेश परस्पर अनुक्रिया करके अभिष्ट आवेशों के मध्य एक बल उत्पन्न होता है। बैठ गया, जिसे विद्युत बल कहते हैं। अब यहाँ से विद्युत बल, वरना विद्युत बल के बारे में हमें ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, बढ़िया हुआ जो इस बुक में दे रखा है। ठीक है, आगे इलेक्ट्रिक फोर्स देखो, ईच इलेक्ट्रिक चार्ज, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, अफेक्ट्स इट्स सराउंडिंग। कोई भी चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, वो अपने चारों ओर सराउंडिंग को क्या करता है? अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। इन दिस वे द सराउंडिंग्स म्यूचुअली इंटरेक्ट एंड फॉर्म अ फोर्स। ठीक है, एक फोर्स बना लेती है बिटवीन इट्स चार्जेस, दो चार्जों के बीच में। चार्ज कैसे भी हो सकते हैं, वो तो तुम जानते हो, कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, अब ये देखो बेटा आगे क्या है, म्यूचुअली इंटरेक्ट फॉर्म ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ऐसा है कि आगे जो है वो अलग अलग तुम्हारे ये आएंगे, क्या बोलते हैं, मीडियम आएंगे अलग अलग। ठीक है, कभी वैक्यूम में आ रहा है, निर्वात में, कभी कांच में आ रहा है, ग्लास में, कभी एयर में आ रहा है, कभी वाटर में आ रहा है, हवा में, पानी में। ठीक है, तो अलग अलग जगह उन्होंने रख के देखा। ठीक, तो यहीं से जब पता चला कि इलेक्ट्रिक फोर्स चीज़ ये होती है, तो इसी फोर्स पे कूलम का नियम आया। ठीक है, अब कूलम के नियम को समझा मैं दूंगा, लेकिन मैं साथ साथ ये भी बता रहा हूँ, मैं माथाफोड़ी इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि ये जरूरी चीज़ें हैं, ये बहुत करनी रहती है। सेम टू सेम लिख के आनी है, और इंग्लिश वाले ये सेम टू सेम लिख के आनी है। पढ़ मैं देता हूँ और एक एक चीज़ को मैं समझा देता हूँ। ठीक है, एक चीज़ ध्यान, कूलम का नियम, आप कलेक्टर बन जाओगे ना, वहाँ इंटरव्यू में भी आपसे अगर फिजिक्स ली है आपने, पूछते हैं कूलम का नियम, आगे तक चलता रहता है, क्योंकि बहुत ही शानदार है ये। कई चीज़ें इसमें इस्तेमाल की गई है। न्यूटन का जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ है, दूरी का वर्ग का व्युत्क्रम अनुपाती, वो भी इसमें इस्तेमाल की गई है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कूलम का नियम। बहुत ही आसान है बेटा, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, इसको ढेर करेंगे आज अभी कूलम के नियम को। ठीक है, सबसे पहले देखो हिंदी वाले, दो स्थिर बिंदु आवेशों। सबसे पहले हमने क्या बोला कि चार्ज रेस्ट पे होने चाहिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, और पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, इतने से चार्ज होने चाहिए। चार्ज ऐसे नहीं होने चाहिए, इतने बड़े बड़े चार्ज ले लिए, ये क्यू ले लिया, ये क्यू ले लिया इतना बड़ा, और ये क्यू ले लिया, ये क्यू ले लिया, इन पे लगेगा, इन पे नहीं लगेगा कूलम। चलो पहले तो ये ध्यान कर लो, बिंदु चार्ज, बिंदु मतलब पॉइंट चार्ज। ठीक है, स्थिर होने चाहिए, यानी रुके हुए होने चाहिए, स्थिर। हमने क्या बोला कि चार्ज जब रेस्ट पे होता है, जब आवेश विराम अवस्था में होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर लेता है। ठीक है, तो अभी हम इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ रहे हैं, विद्युत के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, और चार्ज जब चलने लग जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाता है, चुंबकीय क्षेत्र भी बनाने लग जाता है जब आवेश चलने लगता है तो। लेकिन वहाँ पे फिर ये कूलम का नियम काम नहीं आता। कूलम का नियम सिर्फ स्थिर, रुका हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गुड। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला, अब दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल, ये दोनों मान लो प्लस के हैं, और या फिर हम मान लेते हैं इसमें से एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है, और तीसरा केस क्या बन जाएगा, दोनों माइनस के ले लिए हमने, और बिंदु लेने, इतने बड़े नहीं लेने। अगर इतना बड़ा आ जाए तो इसके बारे में लिख देना, रहने दे रे बाबा, रहने दे रे बाबा, हमको नहीं मांगता है ये, इस पे कूलम्स लॉ कभी नहीं लगता। समझ में आ गया? दो स्थिर बिंदु के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण, अब देखो इन दोनों के बीच में तो आकर्षण होगा, अट्रैक्शन किसके बीच में होगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, ये प्लस वाला इधर जाएगा, माइनस वाला इधर भागेगा, तो इन दोनों के बीच में आकर्षण हो गया। इन दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, दूर भागेगा, क्योंकि क्या है, सेम चार्ज है। ठीक है, लैग चार्जेस हैं। लैग चार्जेस क्या करते हैं, रेपेल करते हैं, एक जातीय चार्ज है, समान जाति के हैं। ठीक है, और ये देखो ये भी भागेगा एक दूसरे से, सिर्फ ये आएगा। तो आकर्षण बल भी लग सकता है या प्रतिकर्षण भी बल लग सकता है दोनों आवेशों के। ठीक है,
अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ये रहा पॉइंट चार्जेस जो हमने बोला बिंदु चार्ज होना चाहिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समान होता है। अब ये परिमाण क्या है, ये मैग्नीट्यूड क्या है, ये समझ में नहीं आया सर, ये समझाओ। तो देखो सबसे पहले बेटा छोटी सी चीज समझ लो, मैग्नीट्यूड का हम क्या इसको फिजिक्स में मैग्नीट्यूड बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर इसको जनरली बोले तो मैथमेटिकल वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू परिमाण, यानी कोई भी गणित का मान उसको परिमाण बोला जाता है। समझ में आ गया, गणित का मान परिमाण क्या है, 7 क्या है गणित का मान है, 19 क्या है गणित का मान है, 25 क्या है गणित का मान है, √4 क्या है गणित का मान है, 1.33 क्या है गणित का मान है। अगर मैं किसी को बोलूँ 12,196, ये भी क्या है मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। समझ में आ गया, कोई बोलेगा सर 313 परिमाण है, बिल्कुल गणित का मान है, गणित जहां दिख जाए 4 गणित है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड को समझो कुछ भी नहीं, मैग्नीट्यूड एक नाम है, मैथमेटिकल वैल्यू लेनी है हमें, ठीक है। और दूसरी चीज मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है कि कई बार हमें क्या लेना होता है, प्लस में लेना होता है, माइनस नहीं लेना होता। समझ में आ गया, -4 यहाँ पे कहने का मतलब ये होता है, ठीक है, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता जब तक न्यूमेरिकल करते हैं। तो दूसरी चीज गणित का मान समझ में आ गया, हिंदी वाले भी ये सब बता देना कि 17, 19, 25 जो भी तुमको गिनती आती है वो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, गणित का मान। समझ में आ गया। तो क्या होता है, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, तो गुणनफल बना दें, आवेशों के समानुपाती कर दें। समझ में आ गया ना, मैग्नीट्यूड से डरना नहीं। अब मैग्नीट्यूड का मतलब जब भी है कोई भी गणित का मान, 7 मैग्नीट्यूड है। तुम्हारा फेवरेट नंबर क्या है, किसी का फेवरेट नंबर होता है ना कुछ, किसी का 13 होता है, 13 क्या है मैग्नीट्यूड है, ठीक है। 2 आवेशों के गुणनफल के समान। अब देखो बेटा, ये 2 आवेशों के, ये एक आवेश Q है, ये दूसरा आवेश Q है। कोई प्लस लेके करना चाहे, कोई माइनस लेके करना चाहे कर सकता है। ये एक प्लस ले लिया, ये एक माइनस ले लिया, और ये दोनों चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो करेंगे तो ये एक दूसरे से प्रतिकर्षित रेपेल ही करेंगे। जब दोनों चाहे प्लस के ले लूँ या माइनस के ले लूँ एक ही बात है। तो एक तो ये हो गया और एक इसको समझ लेंगे, तीसरे को समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि चाहे ये तो माइनस के लो या प्लस के लो, गुड। तो दोनों आवश्यक परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो देखो बेटा क्या होता है, जब ये और ये 2 चार्ज हैं, कौन से हैं, बिंदु चार्ज, बिंदु आवेश हैं, लेकिन स्थिर हैं, रुके हुए हैं, पॉइंट चार्ज हैं, बट रेस्ट पर हैं। तो ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। तो इन दोनों ये क्या कर रहे हैं, ये फोर्स बल का अनुभव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बल का अनुभव कर रहे हैं। तो बल कितना होगा, तो बल जो होगा वो इनके समानुपाती होता है, किसके, Q1 और Q2 के। कैसे, देखो बेटा, ये तुम्हारी कोई चुंबक से समझो इसको, क्योंकि चुंबक तुमने देख रखी है। ये चुंबक है, ये है नॉर्थ और ये है साउथ, और ये वापस में साउथ और नॉर्थ लेके आ गया। अब देखो ये चुंबक है छोटी, ये चुंबक और ये चुंबक एक दूसरे से क्या करेगी, दूर भागेगी, क्योंकि दोनों क्या है, एक जैसे ध्रुव है। तो एक जैसे ध्रुव क्या करते हैं, दूर भगाते हैं। तो ये इधर भाग जाएगी और ये इनके बीच की क्या होगी, दूरी r हो गई। बल कैसा लगेगा, कम लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि छोटी चुंबक है, छोटी चुंबक है। फोर्स क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। अब मैंने बड़ी चुंबक ले ली है, नॉर्थ और साउथ, ये मैंने बड़ी चुंबक ले ली, साउथ और नॉर्थ, ये बड़ी चुंबक है, और डिस्टेंस कितनी है, अभी भी आ रहे हैं। तो फोर्स कितना होगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। पहले वाले से फोर्स ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चुंबक हमने बड़ी ले ली है। बैठ गया। अब देखो बेटा ये तो हो गया, अभी फोर्स 2 चार्ज के बीच की बात कर रहे हैं और इनके बीच की कोई एक दूरी है, ठीक है। तो फोर्स किसके समानुपाती हो रहा है, किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, Q1 Q2। यहाँ पे चुंबक थी, यहाँ पे Q1 Q2 चार्जेस हैं, इनके बीच में लग रहा है। बैठ गए। तो क्या लिखा है, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। मैग्नीट्यूड ऑफ समझ में आ गया। अब मान लो किसी ने माइनस लिया है, तो कोई क्या बोलेगा कि सर मेरा फोर्स तो इसका 5 था और इसका 3 था, इसका भी 5 था, इसका 3 था। तो देखो गुणा कर रहे हैं, ये दोनों गुणा हो रहे हैं, तो 5 3 15 आ रहा है। लेकिन ये जब गुणा कर रहा था ये बोल रहा सर मेरे तो -15 आ रहे हैं, क्योंकि ये मेरा -3 है, क्योंकि ये मेरा माइनस वाला चार्ज है। तो अब हमने क्या बोला, मैग्नीट्यूड लेना, परिमाण लेना, मैग्नीट्यूड लेना। तो वहां पे फिर क्या हो जाता है कि -15 को मोड में डालो तो क्या निकलता है, +15 निकलता है, नहीं निकलता, ठीक है। तो ऐसे लेना होता है। तो माइनस को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया ना तुम्हें, न्यूमेरिकल करते टाइम भी माइनस नहीं डालना है। ये तो सिर्फ माइनस प्लस तो हमको ये बताता है कि चार्ज उधर जाएगा कि इधर जाएगा। समझ में आ गया, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। माइनस प्लस काम कहाँ आता है, फिर भी अगर कोई पूछे कि फिर माइनस प्लस न्यूमेरिकल में नहीं ले रहे हो तो कहाँ काम ले रहे हो, तो क्या बोलोगे, माइनस प्लस ये काम आता है कि वो हमको यह बताता है कि अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। इधर उधर मत बोलना, इधर जाता है उधर जाता है, ठीक है। तो अब ये चुंबक वाला हो गया। तो ये तो पहला चीज ये बन गई। उन्होंने बोला, कूलम्स ने ये बोला कि दोनों चार्ज जो होते हैं उनका गुणनफल कर दो, वो बल के समानुपाती होते हैं,
ठीक है। दूसरी चीजें देखो, तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके मध्य की दूरी कितनी है? अब देखो बेटा, दोनों चार्जों के बीच की दूरी ये r है, इनके बीच की दूरी भी कितनी है? r है। अब देखो बेटा, ये वही चुंबक है, ये वाली सेम टू सेम, ठीक है, और ये वही चुंबक है, ये वाली सेम टू सेम। इनके बीच की दूरी कितनी थी? r। अभी भी दूरी कितनी है? r। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि इसमें फोर्स ज्यादा लगेगा या इसमें फोर्स ज्यादा लगेगा? दूरी ज्यादा, तो अब नया कंसेप्ट बन गया है, ये पहले वाले का था, ये पहले वाले का था, इसको भूल जाना। अब दूरी ज्यादा है इसमें, देखो इसमें, तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दूरी ज्यादा थी बेटा, तुमसे कोई दूर है, बहुत दूर है तुमसे कोई आदमी, और तुम्हें बोला गया कि उसकी लकड़ी मारो, वो बहुत लंबी लकड़ी दे दी तुम्हें, बहुत लंबी लकड़ी दे दी, लगभग तुम्हें दे दिया 20 मीटर लंबी लकड़ी दे दी, और कहा सामने वाले को मारो, तो तुम जो फोर्स लगाओ, लकड़ी धीरे से जाके टच होगी उसके, क्योंकि दूर था, वो दूर था, और पास में हो रहा है, और छोटी सी लकड़ी दे दी तुम्हें इतनी सी, और बोला कि अब इसके धर दो जोर से, तो तुम मारोगे तो उसके लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। तो वहाँ पे क्या करना? दूरी कम तो फोर्स ज़्यादा। कब? जब दूरी कम। ये कॉन्सेप्ट अलग है, ये वाला, और वो अलग था। वो कब था? वो फोर्स ज़्यादा कब लगेगा? जब बड़ा चार्ज हो जाएगा, और फोर्स कम लगेगा जब छोटा चार्ज होगा। लेकिन कूलम क्या है? बड़े चार्जेस पे फोर्स लगता ही नहीं था, कूलम तो बिंदु आवेशों पे लगता था। लेकिन चुंबक से समझना है, क्योंकि चुंबक तुमने देख रखी है, चुंबक को पास रखो तो फोर्स क्या होगा? खटाक से चिपकने की कोशिश करेगी। चुंबक को जब पास रखोगे तो खटाक से चिपकने की कोशिश करेगी, नहीं करेगी? बड़ी चुंबक अगर होगी और पास में होगी तो, और तुम उसको दूर रखने की कोशिश करो, तुम्हें भी जोर आएगा, तो ज़्यादा फोर्स नहीं लग रहा है ना? तो जब दूरी कम तो फोर्स ज़्यादा, क्योंकि चुंबक कम दूरी पे थी, और दूरी ज़्यादा तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट पहले वाले के लिए मिक्स मत कर देना। तो ये भी हो गया। बिलानुली रेखा के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो, व्युत्क्रमानुपाती कैसे लिखते हैं, या इनवर्सली किसके होता है? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस थी r, और उसका अब डिस्टेंस को d से नहीं ले रहे यहाँ। अब देखो बेटा क्या कि कई बार क्या हो जाता है कि हम लोग वेलोसिटी को भी v से ले लेते हैं, वेग को, और स्पीड को, चाल को भी v से ले लेते हैं, लेकिन स्पीड तो s से होती है, तो s से लेना चाहिए था। ऐसा नहीं है बेटा। अब डिस्टेंस को देखो, कई जगह d पे लिया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट को भी d, विस्थापन को भी d से, दूरी को भी d से, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस को r से लिए। तो देखो क्या अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग जगह के थे, तो उनको जो नोटेशन अच्छा लगता था वो ले लेते थे, लेकिन वो एक बार फिक्स कर देते थे कि अब यहाँ पे आपको जो r है वो दूरी लेनी है। अब देखो मेरी बात सुनो, अब देखो दूरी बढ़ी तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नीचे है देखो r, यहाँ पे अगर ये बड़े होंगे तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। देखो ये बड़े तो फोर्स भी ज़्यादा। ये बड़े कितने हैं? ये मान लो 2 और 2 थे, तो लगा फोर्स 4 का। ये देखो 2 और 2 को गुणा करना है, Q1 Q2 को, तो 2 और 2 4 हो गया, तो फोर्स कितना आ गया? लगभग 4 आ गया न्यूटन, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये कितने लिए मैंने थे? 15 लेके चलता हूँ, तो 15 का फोर्स लग रहा है, तो इनको गुणा करना है, तो 15 225 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो यानी गुणनफल के समानुपाती होता है, किसके? आवेशों गुणनफल के। और दूरी के क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब देखो मेरी बात सुनो, दूरी अगर कम तो फोर्स ज्यादा। ये चुंबक से याद कर लेना, खटाक से पता चल जाएगा। डायग्राम देखो मेरी बात सुनो, कोई किसी भी चीज़ के ना तुम लोग डायग्राम बनाया करो। डायग्राम से क्या, कोई चीज़ जो है ना जल्दी याद होती, पता रहता है कि ये देखो ये चुंबक दूर जा रही है, ये पास आ रही है, ठीक है। बन गया कॉन्सेप्ट यहाँ तक भी। अब देखो मेरी बात सुनो, ये तुम्हारा घर है और ये तुम्हारा स्कूल है, ठीक है। ये घर से स्कूल के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, बराबर, कोई दिक्कत नहीं। सबका स्कूल जो है घर से 2 किलोमीटर दूरी पर है, गुड। तुम जब आते हो स्कूल से घर तो तुम क्या बोलते हो? यार 2 किलोमीटर चल के आया हूँ, और वो स्कूल गया तो 2 किलोमीटर, आया तो 2 किलोमीटर, टोटल कितना हो गया? 4 किलोमीटर। छोड़ो टोटल को, तुम्हारे घर से स्कूल की दूरी जो है वो 2 किलोमीटर की है। कितनी है बेटा? 2 किलोमीटर। क्या कभी तुमने ऐसा बोला है कि 2 का स्क्वायर है? कभी किया 2 का स्क्वायर? क्यों? जब किया ही नहीं तो फिर यहाँ कैसे आ गया? ये स्क्वायर कैसे कर दिया दूरी का? हमने दूरी का स्क्वायर कभी नहीं पढ़ा, हमने दूरी कभी माइनस में नहीं सुनी। लेकिन अगर किसी ने मेरे को ये बोला कि दूरी -10 किलोमीटर थी, मैं मारूंगा उसको, मैं धोऊंगा उसको, समझे? दूरी का स्क्वायर भी कोई बोल देगा तो भी मैं धोऊंगा। लेकिन यहाँ पे ये प्रूव किसने किया मालूम है तुमको? दूरी का स्क्वायर किसने लिया था सबसे पहले? ये तुम्हारे 9th क्लास में है। कहते हैं सर आइजैक न्यूटन ने गैस किया था सबसे पहले कि दूरी का स्क्वायर लेना होता है, और आज तक साइंस में ये चल रहा है कि गैस किया। कोई भी टीचर है जो वो गैस करना ही बताता है, नहीं बेटा प्रूव किया था उसने। केपलर के जब प्लानिटरी मोशन वाले जो 3 लॉ है ना केपलर के,
11वीं में थे तुम्हारे, ग्रहों की गति के नियम, केपलर के 3 नियम दिए थे केपलर ने। तो वहाँ पे क्या है कि न्यूटन ने उसको बराबर प्रूफ करने के लिए कि केपलर सही था या केपलर गलत थे, सर जोहानसन केपलर थे जो उन्होंने 3 केपलर के नियम दिए थे, ढंग से सुन लो। तो उनको क्या है कि प्रूफ करना था, क्योंकि उन्होंने तो बना दी, अब वो सही है कि गलत है वो क्या मालूम, जो केपलर ने बताया यहाँ बैठे बैठे बता दिया कि ये ग्रह ऐसे घूम रहा है, ये इसकी गति इतनी होगी, वो इतने टाइम पीरियड में वहाँ चला जाएगा, इतने समय में वो पूरा कर लेगा। तो कई सालों बाद, 50 साल के बाद में सर आइजैक न्यूटन आए, तो उन्होंने जब ग्रेविटी बनाई तो उनको बोला यार फिर ये केपलर ने जो बनाया इनको प्रूफ तो करके बताओ। तो उन्होंने फिर प्रूफ किया, वहाँ से उन्होंने ये चीज़ निकाली कि दूरी का वर्ग भी लेते हैं कब, जब स्पेस की बातें चल रही हो, प्लेनेट की बातें चल रही हो, ग्रहों की बातें चल रही हो, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत दूर हो जाता है मामला। तो फोर्स भी क्या हो जाता है, ग्रह देखे कितने बड़े, यहाँ बिंदु चार्ज है और वहाँ पे पृथ्वी चंद्रमा पे, और चंद्रमा पृथ्वी पे फोर्स मार रहा है, और वहाँ पे आवेश जो है वो पॉइंट चार्ज नहीं है बेटा, पृथ्वी बहुत बड़ी है, समझे ना। तो वहाँ पे उन्होंने दूरी का वर्ग किया, ठीक है। तो ऐसा कहते हैं न्यूटन ने जब डाला तो वर्ग किया तो उसकी वैल्यू सही आ रही थी, तो उन्होंने वो उस हिसाब से लिया। नहीं बेटा, साइंस प्रूफ मांगती है, और उन्होंने प्रूफ दिया फिर, और तुम्हारी 9वीं कक्षा की किताब में है, तुम्हें समझना है, मैं बताऊंगा, मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। क्योंकि अभी तो तुम्हारे 12वीं की पढ़ाई चल रही, पहले वो करो, लेकिन फिर भी अगर कोई इच्छुक है तो मुझे बता देना कि दूरी का वर्ग क्यों लिया, उसको प्रूफ करके बताइए सर, मैं बताऊंगा, ठीक है। गुड। दूसरी चीज़ कि न्यूटन को ये आइडिया आया कहाँ से कि दूरी का वर्ग लेना है, तो जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं या जो आपने 10th में बायोलॉजी पढ़ी, तो ऐसा बताते हैं कि सेल की जो खोज की थी, कोशिका की, वो किसने की थी, सर रॉबर्ट हुक ने की थी। की थी कि नहीं की थी। जो रॉबर्ट हुक थे, सर रॉबर्ट हुक, उन्होंने न्यूटन को आइडिया दिया था, क्योंकि न्यूटन जब फॉर्मूले में डाल रहा था तो वो डिस्टेंस आर ही ले रहा था, डिस्टेंस डी लेते हैं, जैसे 2 किलोमीटर 2 का स्क्वायर थोड़ी ले सकते हैं, अगर 16 आ रही तो 16 ही ले रहा है, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं 16 का फिर स्क्वायर तो 256 हो जाता है, तो तू कभी स्क्वायर लेके देखे एक बार। तो फिर न्यूटन ने स्क्वायर लिया, जैसे स्क्वायर लिया और फॉर्मूले में फिट किया, न्यूटन ने अपना फॉर्मूला बनाया था एक ग्रेविटी का, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सार्वत्रिक नियतांक गुरुत्वाकर्षण का, क्या था, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये भी ऐसे ही बनेगा, देखना ढंग से, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई तू स्क्वायर ले, किसने बोला, सर रॉबर्ट हुक ने। तो न्यूटन ने जैसे ही डिस्टेंस का स्क्वायर लिया, दूरी का वर्ग लिया, फॉर्मूला एकदम सही बैठने लगा, कहा वाह ये तो ठीक है। लेकिन जब उन्होंने अपनी किताब को छपवाई, उस टाइम वो कहते थे जर्नल वगैरह हुआ था ना, पेपर छापना वो सब, तो वो जब छपवाई तो उसमें उन्होंने रॉबर्ट हुक को कोई भी क्रेडिट नहीं दिया, रॉबर्ट हुक को। तो रॉबर्ट हुक क्या है, फिर गुस्सा हो गए, उनसे ज़िंदगी भर बात नहीं की फिर, जब तक जिंदा थे तब तक, ठीक है। सब लिखी हुई है ये बातें, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ बेटा, फैक्ट है ये सब चीज़ें। क्या कि साइंटिस्ट भी तो क्या कि लगा के देखते हैं कॉम्बिनेशन वगैरह की, बन रहा कि नहीं बन रहा। अब देखो ढंग से समझ, हर एक लाइन का मतलब मैंने तुम्हें बता दिया इस फॉर्मूले के अंदर। अब देखो क्या होता है, मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती भी कर दिया। अब इन दोनों को हम जोड़ लें तो F समानुपाती तो हो गया Q1 Q2 के, प्रोपोर्शनल हो गया, और डिस्टेंस के क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब जैसे ये दूरी हटेगी तो क्या लग जाएगा, एक कांस्टेंट लग जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये था न्यूटन का, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है ना, तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बता दो, ये लो यार ई से बता दो, इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल दिया या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या हुआ, चीज कोई रुकी हुई है, रेस्ट पे है चीज, बस नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक बड़ा सा। कोई फर्क दिख रहा है क्या, किस चीज का फर्क आ रहा है, एक जी का फर्क आ रहा है और इधर के का फर्क आ रहा है। इधर ये चार्ज है और इधर कौन है, एक पृथ्वी का द्रव्यमान, दूसरा मंगल का ले लो या चंद्रमा का ले लो, एक सूरज का ले लिया तो दूसरा भगवान ने किसी और का ले लो, जो भी ग्रह हैं तुम्हारे मर्जी है, वीनस, प्लूटो, प्लूटो तो हट गया अभी, यूरेनस और सैटर्न और जुपिटर, वो और उनके बीच की दूरी डालो तो फोर्स आ जाएगा वहाँ पे कि एक दूसरे पे कितना फोर्स मार रहे हैं। अब देखो बेटा कूलाम का एक एक चीज़ समझ में आ गई तुम्हारे, वापिस से देख लेते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, यहाँ पे तो क्या हो रहा है, रिपल्शन, और इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। ये दोनों चीज़ें पास पास में आएगी क्योंकि प्लस और एक माइनस है। यहाँ दोनों क्या है, या मैंने इसलिए साइन नहीं लिखा, या तो दोनों प्लस प्लस के हो गए या फिर दोनों माइनस माइनस के हो गए। समझ में आ गया बेटा। तो ये क्या करेंगे, रेपेल करेंगे।
बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये दोनों पॉइंट चार्ज हैं और दोनों के बीच में फोर्स लग रहा था। क्यों? क्योंकि ये इधर भाग रहा था, ये इधर भाग रहा था, ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था, ये दोनों आपस में पास आने की कोशिश कर रहे थे। तो फोर्स लगा तभी तो पास है। चुंबक पास में क्यों है? फोर्स लगा होगा कोई, तभी तो आई है। ठीक है, पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। फिर बोल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड भूल मत जाना। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड को बोले तो मैथमेटिकल वैल्यू। 17,527 क्या है मैग्नीट्यूड? किसी टीचर ने बोला कि बता भाई मैग्नीट्यूड, तो सीधा बोल दो सर 70 मैग्नीट्यूड है, सर 985 मैग्नीट्यूड है, सर 812 मैग्नीट्यूड है। समझ में आ रहा है तुम्हें? मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, गणित का मान, लेकिन जनरली हम किस में लेते हैं? प्लस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं। इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि चाहे चार्ज हम माइनस वाला लें या प्लस वाला लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, मान लो ये 5 और ये -3 है, गुणा किया कितना है? माइनस का 15। लेकिन मैंने क्या बोला? मैग्नीट्यूड लो। अब अभी भी ये मैग्नीट्यूड ये भी है, लेकिन हमें ये बोला गया प्लस में। ये लो जी, ये मोड लगा दिया तो ये 15 आ गया। बैठी के बात को खत्म। तो परिमाण समझ में आ गया ना? परिमाण मतलब कोई भी कुछ भी पूछे परिमाण कितना, तो बता देने का कि कोई भी गणित का मान परिमाण कहलाता है। मेरी जो जन्म की जो साल है वो 68 है, हम 68 में पैदा हुए हैं सर, 1968 में। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? 68 बोलेंगे, हमारा फेवरेट नंबर है, तो हम क्या बोलेंगे? 68। तो वो क्या हो गया? मैग्नीट्यूड, परिमाण हो गया 68। तुम्हारा क्या है? अगर तुम 2004 में हुए हो तो फटाक से बोल दो सर 2004, 2004 सीधा बोलेगा मैग्नीट्यूड। गुड गुड, ठीक है। चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दो। ये कर दिया स्क्वायर। ये इस डिस्टेंस की क्या होता है? और दूरी कम तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, दूरी ज़्यादा तो फोर्स कम लगेगा। सीधी सी बात है, ये तो समझने वाली बात है यार दिमाग में। ठीक है, फिर क्या बोला? आगे देखो, आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आधी अधूरी मत कर लेना, आधी अधूरी। ये आ गया सर आइजैक न्यूटन का और ये आ गया कूलम्स का। ठीक है, पहली चीज़ तो मैंने बता दिया, बिंदु चार्ज पे लगता है, बड़े चार्ज पे कभी नहीं लगता, ये ध्यान रख लेना। ऐसा नहीं बड़े चार्ज पे करके आ जाओ। यार एक तो ढंग का डस्टर नहीं है मेरे पास में, पुराने फटे हुए कच्चे। कहाँ से गीला, कहाँ से गिरा? अब देखो, समझना चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे क्या बोला? यह बल कौन सा? कूलाम बल। कूलाम बल भी बोल सकते हो, विद्युत बल भी बोल सकते हो, एक ही बात, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फोर्स को समझाने वाले कौन थे? कूलाम ही थे। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्यकारी होता है। बहुत आसान सी चीज है, बहुत आसान सी, छोड़ना मत इसको। जल्दी देखो क्या बोल रहा है? एंड एक्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, समझो बेटा, बहुत आसान सी चीज है। अभी खत्म। देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये दोनों कहाँ आएंगे? पास में आएंगे। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये दोनों इस ऐसे पास में क्यों आए? ऐसे क्यों नहीं आए? ये उड़ता उड़ता, ये पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, ये भी इधर आया, इधर आया और फिर इधर आया, और फिर ऐसे पास में क्यों नहीं आए? ये ऐसे क्यों गए? या फिर ये देखो दूसरा समझो, ये प्लस माइनस है, इस बार मैं प्लस प्लस ले लेता हूँ, प्लस क्यू, ये इधर दूर भाग रहा है, ये इधर दूर भाग रहा है। ठीक है, बिल्कुल क्या करेंगे? सेम चार्जेस हैं, क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रेपेल करेंगे, समान चार्ज। ये चार्ज इधर ही क्यों गया? ये चार्ज इधर क्यों नहीं भागा? ऐसे क्यों नहीं भागा कि यहाँ से प्रतिकर्षित इसने कर दिया तो ये इधर पकड़ लिया? ये इधर क्यों नहीं भागा? ये इधर क्यों नहीं भागा? चार्ज क्यों नहीं भागे? ऐसे इधर ही क्यों गया? तो लाइन ज्वाइनिंग। लाइन ज्वाइनिंग क्या होता है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा। सबसे पहले देखो क्या, कोई भी दो आवेश होते हैं, आवेश रुके हुए हैं, कहीं जा तो नहीं रहे, तो हमें पता है इनको मिलाने वाली रेखा कौन सी है? इनको रेखा यही तो मिलाएगी। स्केल से रेखा नहीं बना सकते हो क्या यार? मैंने टेढ़ी मेढ़ी बनाई, सीधी बना दूँ। ये लो, ये मिलाने वाली रेखा है। अब ये रेखा किधर जा रही है बेटा? देखो आगे और भेजो इसको तो इधर ही जाएगी। ये रेखा किधर जाएगी? इधर ही तो जाएगी। तो ये चार्ज हमेशा इधर जाएगा। ऐसा नहीं कि ये चार्ज इधर भग जाएगा या नीचे भग जाएगा। ठीक है, कभी कोई बोले कि कूलम में ये इधर क्यों जाता, उधर क्यों, इधर ही क्यों गया और इधर क्यों नहीं गया? ये चार्ज आवेश इधर क्यों नहीं गया या नीचे क्यों नहीं गया या नीचे क्यों नहीं? तो क्या बोलोगे? जो कूलम बल होता है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्यकारी होता है। ये रहा, एक्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। समझ में आ गया? लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। आगे देखो, बैठ गया कूलम का नियम। बिंदु आवेश होने चाहिए, छोटे आवेश होने चाहिए, दो के बीच में लगता है, दो होने चाहिए। ये दो रे, ये दो रे, ये दो रे।
बैठ गया, दो के बीच में लगता है, बिंदु आवेश होने चाहिए। और आकर्षण या प्रतिकर्षण बल चाहे कोई भी हो, और दोनों आवेशों को परिमाण तुम समझ गए, गुणनफल के समानुपाती होता है, उनकी मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बल कार्य करता है। और अब देखो बेटा, जो बल रेखा के अनुदिश होता है, अब देखो बेटा, अब चार्ज को कहीं ऊपर भेजना, मान लो तुम बोलोगे सर ऐसे इधर जाके तो फिर चार्ज को ऊपर नहीं जाएगा, नहीं, एक चार्ज वहां रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, ये कौन सा है, माइनस प्लस क्यू, ये कौन सा है, माइनस क्यू, इन दोनों को कोई रेखा मिला रही है, हाँ मिला रही है, कैसे, ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, सेंटर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, सेंटर पॉइंट से ये, अब ये लेयर रेखा इधर जाएगी, इधर, ये चार्ज किधर भग जाएगा, इधर भग जाएगा, गुड, ये चार्ज किधर भागेगा, प्लस क्यू, नहीं भगेगा नहीं बेटा, सॉरी मैंने दोनों प्लस के लो तब भगेगा, और ये भी प्लस का, ठीक है, तो ये चार्ज इधर भग लिया, ये इधर भग लिया, तिरछे हैं तो तिरछे भग लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये रहा लाइन ज्वाइनिंग, ये इधर भग लेगा, ये इधर भग लेगा, ये दोनों माइनस के ले लेते हैं इस बार, ये लो माइनस के, क्यों भगे, क्योंकि जो रेखा होती है दोनों आवेशों को मिलाने वाली, उसके अनुदिश बल कार्य करता है लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। और जो लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज होते हैं, समझो, जो लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज होते हैं, लाइन ज्वाइनिंग, ये लाइन ज्वाइनिंग सर सीधी रेखा के अनुदिश लगते हैं, रेखा के अनुदिश लगते हैं, जो बल अनुदिश लगते हैं उनको लाइन ज्वाइनिंग, जो सेंट्रल चार्ज लगते हैं, ये बार बार जो मैं बता रहा हूँ, रेखा के अनुदिश लगते हैं, उनको सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स। अब बोलोगे सर ये कोई नई चिड़िया आ गई, कोई नई चिड़िया नहीं है, सेंट्रल फोर्स मतलब जो सेंटर से लगते हैं बेटा, यहाँ से लग रहा है ना, ये इधर जा रहा है कि नहीं जा रहा, ये इधर जा रहा है कि नहीं जा रहा, बस सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल, बस इनको ही केंद्रीय बल बोलते हैं। आगे तुम्हारी किताब में आएगा, इसलिए मैंने अभी बता दिया, क्योंकि फोटो बनाई है इसलिए बोल रहा हूँ, लगे आप फोटो बनी हुई थी तो बता दिया, तो तुम्हें दिक्कत कहाँ है ये पूछ रहे हैं। अब तुमसे पूछे कि सेंट्रल फोर्स कौन से होते हैं, केंद्रीय बल कौन से होते हैं, तो दो आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस जो होगी, वहां पे ये फोर्स लगता है, कूलम फोर्स। और जो लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस फोर्स होती है, या दो आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसके बीच जो बल लगता है, उसको हम सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं। खत्म, फिनिश, कुछ भी नहीं, बच्चों के खेल है। बच्चे को बोले ना कि बेटा एक प्लस बॉल है एक माइनस बॉल है, तो बच्चा फटाक से करेगा, दोनों चिपक जाएगी, दोनों प्लस की भाग जाएगी, दोनों माइनस की भाग जाएगी, भागा नहीं पाए, करना क्या है? और बाकी नाइन्थ में तुमने वो जो चीज़ पढ़ी है, जो गुरुत्वाकर्षण नाइन्थ में पढ़ के आ गए, वही फॉर्मूला तुम्हें 12th में पढ़ा रहा है, वो वहाँ पे न्यूटन ने पढ़ा दिया, सर आइजैक न्यूटन ने, यहाँ पे तुम्हें सर कूलम्स पढ़ा रहे हैं। बात उठती है, वहाँ पे जी कांस्टेंट था, यहाँ पे के कांस्टेंट आ जाएगा, के नियतांक आ जाएगा, वहाँ पे जी नियतांक आ गया था। समझ में आ गया? केंद्रीय बल कौन से होते हैं? जो सीधी रेखा के अनुदिश लगते हैं, दोनों चार्ज को, दो आवेशों जो सीधी रेखा के अनुदिश लगते हैं, सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा है, इनके अनुदिश लगते हैं, बस गुड, फिनिश, बैठ गया। अब आगे देखो इसके अंदर, अब अपन ने ये तो पढ़ लिया, इतना समझ में आ गया ना बेटा? रुके हुए होने चाहिए चार्ज, कितने चार्ज होने चाहिए? 2 चार्ज होने चाहिए, दोनों रुके हुए होने चाहिए। कौन से होने चाहिए? बिंदु आवेश होने चाहिए। चार्ज रेस्ट पे होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए, 2 चार्जेस होने चाहिए, ऐसा नहीं एक भी लगाना चालू कर दो, ठीक है, गुड। लाइन ज्वाइनिंग होते हैं, बार बार आएगा लाइन ज्वाइनिंग, ये कॉन्सेप्ट बार बार आएगा बेटा बाद में। अब लाइन ज्वाइनिंग के वो चार्ज उधर ही क्यों भागा, कहीं और दूसरी दिशा में क्यों नहीं गया? अब आगे देखो बेटा क्या करता है, तथा माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। 2 चार्जेस डिपेंड ऑन मीडियम। मीडियम में कैसे डिपेंड है? तो देखो बेटा, ये कांच का बर्तन ले लिया, इसके अंदर उन्होंने पानी डाल दिया, ये चार्ज Q1 पड़ा है, ये चार्ज Q2 पड़ा है। अभी कहाँ थे चार्ज? ये रहे, ये हवा में थे, Q1 Q2 ये हवा में थे, एयर में थे, ठीक है। थोड़ी देर बाद में उन्होंने किस में डाल दिया इन चार्जेस को? ये लो, इस बार माइनस ले लो ये, और ये माइनस, ये निर्वात में कर दिया उन्होंने, वैक्यूम में डाल दिया। वैक्यूम मतलब जहाँ पे हवा नहीं हो, वात का निर कर दो, निर्वात, जहाँ पे हवा नहीं हो। फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे पानी में डाल दिया, पानी में। तो उन्होंने इसकी वैल्यू निकाल के देखी, तो पता चला इनके मान अलग अलग आ रहे हैं। क्योंकि यार ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है ना यार। एक देखो मेरी बात सुनो, हमें पता नहीं था बर्फ क्या होती है। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे घर में फ्रिज नहीं होता था उस जमाने में, और हम तो खैर बहुत ही गरीबी में पले बड़े हैं, ठीक है। तो हमें नहीं मालूम था कि हमारा फ्रिज कैसा होता है, या कोई बर्फ़ क्या होती है। अगर कोई हमें बर्फ़ भी बोल देता तो हम क्या, जब बचपन में छोटे होते थे ना, तो हम लोग क्या करते थे, सर्दियों के अंदर रात को थाली के अंदर पानी डालते थे। थाली में खाना खाते हैं ना, खाना उस छेद में पानी डालते थे उसके अंदर, पता लगा तुम छेद करो, उसके अंदर पानी डालते थे और उसको बाहर रख देते थे। सुबह जब उठते थे तो उस पर बर्फ़ जमी होती थी, तो हम बहुत खुशी होती थी कि ईक का बर्फ़ बन गया है। तो समझ में आया?
तो तुम्हारे पास तो आजकल फ्रिज व्रिज सब देख सकते हो। तो एक बार उन्होंने पानी में डाल दिया, एक बार उन्होंने निर्वात में रखा, एक बार उन्होंने हवा में डाल दिया, एक बार उन्होंने उसको ग्लिसरीन में रखा, समझ में आया, ग्लिसरीन में रखा, और एक बार उन्होंने उसको ऑक्सीजन में रखा, खाली ऑक्सीजन। अभी तो पानी डाल दिया, पानी का फॉर्मूला H2O, अब खाली ऑक्सीजन में रखा। अलग अलग चीज़ों में रख के देखा कि क्या वैल्यू आ रही है, क्या मान आ रहे हैं। कांच में रख के देखा और हर चीज़ में उन्होंने रख के देखा, तो वहाँ पे मान उनके बदल रहे थे। तब ये कहा गया कि माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है। कौन? कूलम्स फोर्स जो है, इसको कूलम फोर्स भी बोल दो, इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल दो, या स्थिर वैद्युतिकी बल भी बोल दो। समझ में आ गया? तो ये मध्यम है, अलग अलग। निर्वात क्या होता है? जहाँ पे हवा नहीं होती, तो फिर वो हवा कहाँ नहीं होती? कहीं स्पेस में ऐसी जगह है, अंतरिक्ष में ऐसी बहुत सी जगह जहाँ पे हवा नहीं होती, तो फिर हमें क्या ले जाने पड़ते हैं? वो ऑक्सीजन के मास्क वगैरह लेके जाने पड़ते हैं। ठीक है, वहाँ पे हवा नहीं होती है, तो वहाँ पे ऐसा सिस्टम यहाँ पे भी अपन बना सकते हैं ऐसा, ठीक है ना, लैब में बनते हैं, इसमें यहाँ पे कोई बोर्डों पे प्रैक्टिकल नहीं होते। समझ में आ गया? तो अब कूलम का पूरा फॉर्मूला क्या बना, देखो बेटा, कूलम्स लॉ का हमने जो बनाया था वो ये था, Q1 Q2 अपॉन R²। अब देखो बेटा, ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा प्रोपोर्शनल का, तो एक क्या जुड़ेगा? कांस्टेंट, नियतांक। वो उन्होंने अपने अपने हिसाब से दे दिया। कि क्या कहलाता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। और हिंदी में बोले तो के कहलाता है तुम्हारे समानुपाती नियतांक, समानुपाती नियतांक। ये पूरा का पूरा सेम टू सेम कूलम्स ने सर आइजैक न्यूटन से देख के छाप दिया। लेकिन नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता देख के छापना। हाँ ठीक है, वो चीज़ें अभी बोल दो, दूरी के जो वर्ग था या डिस्टेंस का जो स्क्वायर था वो न्यूटन ने बताया, तो आप ले नहीं सकते हो। आप कोई चीज़ प्रूव करोगे तो क्या 3 को 5 से गुणा नहीं करोगे? फिर बोलोगे 3 को 5 से गुणा करना, तो हमें वहाँ पे उस जमाने में सिखाया गया था, ठीक है, हमें उसने सिखाया, तो हम वो ले नहीं सकते, हम हमारा लेंगे नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो 15 ही होगा 3 को 5 गुना करना। तो उन्होंने ये लेके देखा तो उनकी वैल्यू सही आ रही थी। उनके प्रैक्टिकल करके देखे तो बहुत सारी चीज़ें उनकी सेम सही आ रही थी स्क्वायर लेने पर, किसकी? दूरी की। तो उन्होंने बोला ये ठीक, के का मान कितना होता है? देखो बेटा, 1/4 एप्साइलन, इसको बोलते हैं एप्साइलन, और नीचे जो जीरो लगा है उसको बोलते हैं नॉट। लिख देता हूं, एप्साइलन नॉट। ये क्या कहलाती है? एप्साइलन नॉट क्या कहलाती है? एप्साइलन नॉट बताओ, मालूम है तो? परमिटिविटी। वैक्यूम एंड एयर, विद्युतशीलता, हवा और निर्वात की, हवा और निर्वात की विद्युतशीलता करते हैं, ठीक है ना। विद्युतशीलता किसकी? हवा और निर्वात की, ठीक है। अब देखो बेटा, के का मान कितना होता है? कोई हमसे पूछेगा के का मान कितना होता है? 9 × 10⁻, कितना बोलोगे? 9। इसकी इकाई कैसे बनाओगे? अगर कोई तुमसे पूछे कि इसकी इकाई बनाओ तो कैसे बनाओगे? तो देखो बेटा, के आ रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस आर को इधर लेके चले जाते हैं, फार्मूला बनाते हैं। देखो, तो ये आर को इधर लेके गए तो FR², क्यों बीच में बराबर का निशान है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा हो जाएंगे। इधर क्या बच गया? के, Q1 Q2। फिर हमने बोला कि दो चीज़ जो गुणा में हो, जो नहीं चाहिए वो नीचे आ जाती, तो हमको ये पूरा Q1 Q2 नहीं चाहिए, तो नीचे आ जाएगा, खाली के चाहिए हमको। तो FR² अपॉन Q1 Q2 = K। अब देखो, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ये क्या ली थी हमने? दूरी, ठीक है। दूरी का ऐसा ही मात्रक लेना है हमें, क्या होता है? मीटर। लेकिन दूरी पे क्या स्क्वायर लगा हुआ है? आप भी स्क्वायर लगा दो। कूलम, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो 1 कूलम ये, फिर 1 कूलम ये हो रहा है तो उसका भी लगाओ, तो 2 कूलम हो जाएंगे। तो क्या कर देंगे? C गुणा C क्या हो जाएगा? C²। ये रहा C²। तो ये के का मात्रक हो गया। सुना क्या? ऐसे बनते बेटा, रटना नहीं है, ऐसे बनाना है इधर उधर निकाल के। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, जो नीचे होता है तो यहाँ तो ऐसे लिखते हैं, जब अपन होता है 3/5 तब तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब इकाई लिखनी होती है मीटर पर सेकेंड तो ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, थोड़ा स्टाइलिस्ट, इट विल लुक गुड, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
कूलम स्क्वायर। बैठा कि नहीं बैठा? ये इसकी इकाई है। बोलो, यहाँ तक बैठ गया तो फिर आगे चलना, देख लो तुम्हारे हिसाब से, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा, अब अगर कोई पूछे हमसे कि एप्सिलॉन का मान कितना होता है, (8.854 × 10 की पावर -12, बैठ गया, 10 की पावर -12। इसका मात्रक लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो देखो बेटा, कहीं इन दोनों में रिश्ता बना है? हाँ, क्या बना है? ये बना है। तो देखो, अब अपन को एप्सिलॉन नॉट उधर लेके जाना है, तो ये लेके गए एप्सिलॉन नॉट इधर, तो 1/4 पाई और के आ गया। ठीक है, के आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया 1/4 पाई। नीचे जो 4 पाई है क्या होता है? कांस्टेंट, नियतांक, कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट का कोई मात्रक होता है? नहीं होता। हमने बोला दो क्या है? कुछ भी हो सकता है, 2 किलो हो सकता है, 2 लीटर हो सकता है, 2 मीटर हो सकता है। हम किसकी बातें कर रहे हैं वो भी हमने नहीं बताया। तो वो तो चला गया, आउट हो गया। ये 4 पाई तो आउट हो गया। क्या बचा? 1/k। समझ में आ गया? तो यानी जो के की होती है, के की होती है वही एप्सिलॉन नॉट की होगी, एप्सिलॉन नॉट की होगी, लेकिन उल्टी हो जाएगी, क्योंकि के कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है, 1/, में आ रहा है। समझ में आ गया? नहीं आया? अरे देखो बेटा, एप्सिलॉन नॉट बराबर के नहीं बना है, 1/, क्या है? तो देखो एप्सिलॉन नॉट बराबर के की जो भी इकाई वो लिख दो, क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब देखो, जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है, ये लो एप्सिलॉन नॉट, तो ये चला गया, और अपॉन वैसा वैसे ये नीचे वैसे वैसे रह जाएगा। तो उल्टा करके बस कूलम स्क्वायर इसका उल्टा करना है, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर सब चीज़ फॉर्मूले में रहती है, सब फॉर्मूले। ठीक है, अब ये तुम बोलोगे कि ये कहाँ से आया? 9 × 10 की पावर, ये वैल्यू कहाँ से आई? ये वैल्यू तो देखो बेटा, के का मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू होती है 1/4। पाई कितना है? कांस्टेंट 3.14 गुणा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है? 8.854। अलग अलग पढ़ना इसको, मैंने जल्दबाजी में पढ़ दिया। 8.854 बोलते हैं, गुणा 10 की घात -12। अब देखो बेटा, ये 3 हटे तो 3 जीरो ऊपर लग गए, ये 2 पॉइंट हटा तो 2 जीरो ऊपर लग जाएंगे, ये लग गए, तो कितने जीरो हो गए? 5 जीरो हो गए। तो ये 10 की घात 5 में यही लिख देता हूँ, ये 10 की घात 5। ठीक है, और ये 10 की घात 12 ऊपर जाएगी, ये गए 10 की घात 12 और ये 10 की घात 5, कितनी हो गई? 10 की घात 12 और 5 17 हो गई। और नीचे कितना बचा बेटा? देखो, गुणा करें इसको एक बार, 4 चौक 16 का 6, हासिल की 1, 4 1 5 और 4 3 12, 1256। तो ये आ गया, गुणा 8 8 5 4। जब इसको गुणा करेंगे तो काफ़ी लंबी संख्या आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, कुछ यहाँ से उधार ले लेंगे। क्या ले लेंगे? उधार ले लेंगे। कितने ले लिए? मान लो 5 ले लेते हैं, जीरो है ना, 1 2 3 4 5 ले लेते हैं। तो 5 यहाँ से गए तो कितना बचा? यहाँ से 12 बचा। देखो 12 और 5 17 होते हैं। फिर पता चला हमने और ले ली, क्योंकि अभी गुणा करेंगे तो पता लगेगा कितनी बड़ी आई। तो हमने बोला कि हमेशा ये बड़ी रखनी है गुणा करते टाइम। जब हमने न्यूमेरिकल बताया था आपको, तो हमने सिखाया था आपको कि ये संख्या बड़ी रखनी है, इसमें जीरो की जरूरत पड़ रही है और नीचे इन दोनों गुणा करके बहुत बड़ा आ रहा है, तो आप इसको इससे ले सकते हो। तो मान लो हम इससे 3 और ले लेते हैं, तो 3 और ले लेंगे, इसके पास क्या बच जाएगा? लास्ट में 10 की घात 9 बच जाएगा। ये देखो 10 की घात 9 आ रहा है, और 3 और ले लिए, 1 2 3 और ले लीजिए, तो कितना हो गया टोटल? अब इसमें से गुणा करेंगे तो इसका भाग दे देंगे, उसको छेड़ेंगे नहीं, लास्ट में ये वैल्यू आ जाएगी 9 × 10 की घात 9 आ जाएगी। समझ में आ गया? ऐसे आती है, गुणा कर लेना। कैलकुलेटर करके दिखाए क्या? देखो कैलकुलेटर से करके दिखाते हैं गुणा तुमको। अभी कितना आ रहा है? 1256 गुणा 8854। ये लो बेटा, देखो 1 11 20 624 कितना? इकाई दही सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़। अब देखो, इकाई दही सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़ और 10 करोड़। ये करोड़ है और ये 10 करोड़, तभी तो भाग लगेगा। ये भी करोड़ हो जाता। अब आप बोलो नहीं सर 1 जीरो कम कर दो, क्यों कर दे कम? ये 1 करोड़ 11 लाख आ रहा है कुछ, देखो ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर ये जीरो हटाते हैं तो ये करोड़ बनता है, तभी तो 10 करोड़ बनेगा। अभी तो भाग लगेगा, तब तो 10 की घात 9 बच गई, भाग दे देते हैं इसके अंदर लोग। ये 10 करोड़ कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, भाग दे दिया हमने। 1 11 20 624 आया 8.99। देखो आ गया 8.99 गुणा 10 की पावर 9। क्या 8.99 को 9 नहीं लिख सकते क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ, कैसे नहीं लिख सकते? बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो ये ऐसे आता है। के की वैल्यू कैसे आई? ऐसे आई। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, के की वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, कूलम्स लॉ
याद होना चाहिए आपको, स्क्वायर याद होना चाहिए। डिस्टेंस का स्क्वायर आपने जिंदगी में पहली बार लिया है, याद रखना। या तो 9वीं में लिया था, 9वीं में जब आपने विज्ञान पढ़ी तो उसमें था, बिल्कुल था बेटा, चाहे हिंदी की पढ़ो चाहे इंग्लिश की पढ़ो, ठीक है, उसमें था नहीं था हम बता देंगे। जिसको सीखना हो हम बता देंगे कि क्यों लिया, ऐसे नहीं मिलते, प्रूफ करना पड़ता है साइंस के अंदर, ठीक है ना। 10 फॉर वैक्यूम एंड एयर, हवा व निर्वात के लिए फॉर्मूला क्या लिखोगे, क्या लिखेंगे? तो देखो बेटा, ये हो गया फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बैठ गया। ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि K बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने बता दिया। चाहे K लिखो चाहे ये लिखो। और क्या लिख सकते हो, ये एक नियतांक है तो इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हो, 9×10⁹ Q1 Q2 की वैल्यू वो तुम्हें दे देगा, R की वैल्यू दे देगा, ये निकलवाने के लिए बोलेगा, या फिर ये दे देगा, ये दे देगा, उनकी निकलवाने के लिए बोलेगा, या फिर ये दे देगा, ये दे देगा, इसकी निकलवाने के लिए बोलेगा, दूरी निकालो, सब कुछ निकाल सकते हैं अपन। ये तीनों एक ही चीज़ है, ऐसे लिख सकते हो। बैठ गया। निर्वात हवा के लिए हम लोग जनरली कितना लेते हैं, 9×10⁹ लीजिए आपने, ये कांस्टेंट है, ये तो निर्वात हवा के लिए ये वाला ये लेते हैं। बैठ गया। तो ये कैसे है, ऐसे है। के की वैल्यू कैसे निकाली हमने वो भी हमने बता दिया था। ये पूरा आ गया निर्वात और हवा के लिए। और क्या बचा है, अब हम पढ़ेंगे E0 की विमा, डायमेंशन, जो आपने 11th क्लास में पढ़े थे कि डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, समझ में आया? डायमेंशन कैसे निकालोगे, तो E0 की विमा निकाल के देखते हैं। सबसे पहले E0 का फार्मूला तो याद है कि नहीं है, ये छाप लेना बेटा, ठीक है ना। बोला है मैंने आपको कि नोट करते रहिए बस। अब वो क्या करेगा, थोड़ी देर बाद में वो न्यूटन के वो जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था उससे बराबरी करेगा। ये पूछेगा कौन ज़्यादा लगा रहा है, कौन कम लगा रहा है, ठीक है ना। वो इतना लगा रहा है, तुम तो इतना लगा रहे हो, कूलम से इतना लग रहा है, कूलम चार्ज पे लग रहा था, और न्यूटन किस पे लगा था, 2 द्रव्यमानों पे लग रहा था, 2 मास थे। मास किसके थे, पृथ्वी का था, किसका था, सन का है, जुपिटर का है, किसी का भी। तो इस तरह की वो हमसे हरकतें करवाएगा। अब E0 की विमा, एप्सिलॉन नॉट की विमा, डायमेंशन, फॉर्मूला आता है वो MLT लिखते थे ना, MLT 11th में तुम, M क्या है, L कितना है, T M1 L1 T1, इस टाइप के लिखना है। ये इसकी नहीं है, लिखना है ऐसे। फिर अगर कोई A जुड़ रहा है तो A लिखो, और कोई और जुड़ रहा है तो C जुड़ रहा है तो C लिखो, और इस टाइप के लिखवाने की तुमसे, तो मार्क करो और नहीं जुड़ रहा। अब सबसे पहले देखो बेटा, E0 को फार्मूला बनाओ। सबसे पहले आज मैं सिखा देता हूँ एक, बाकी तुम ऐसा उस्ताद बन जाओगे, खुद कर लोगे। बेसिक फॉर्मूले पे जाना पड़ता है विमा के लिए। कहाँ जाना पड़ता है, बेसिक फॉर्मूले पे, बिल्कुल एकदम जहाँ से शुरू हुए वहाँ पे, ठीक है। तो चलो, E0 का फार्मूला क्या बना था हमारा, देखो यहाँ से देखो, E0 को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो क्या बन गया 1/4 पाई के। बैठ गया। 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है। ये आउट हो गया, क्या हो गया, आउट गेम से, गेट आउट। क्या हो गया, एमिटेड हो गया। बस साइंस में बोल, एमिटेड हो गया। कैसे इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाया था ना, कल निष्कासित, बात आउट, चलो गेट आउट। क्या बचा, E0 बराबर 1/k। E0 अगर E0 का याद है तो इट्स गुड है, K का याद है तो K का लिख दो। K की यूनिट कैसे बनेगी, अब देखो K की यूनिट वापस मैंने मिटा दी, लेकिन मैं फिर वापस कर, ये लिखी हुई, कैसे बनाएंगे फिर भी देखो, ये K यहाँ रह जाएगा तो F तो उधर जाएगा ही, तो ये आ जाएगा न्यूटन, ये इससे गुना हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर, और ये अपॉन में आ जाएगा क्योंकि हमको चाहिए नहीं, तो कूलम स्क्वायर। ये रहा सेम टू सेम। अब E0 में ये सब उल्टा वाला हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 था। तो पहले तो बेसिक इसका फॉर्मूला लिखो, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला बना किसका, हमारा E0 का, ठीक है। अब हमें बेसिक पे जाना है, बिल्कुल एकदम 9वीं 10वीं वहाँ पर। तो देखो कूलम आया कहाँ से था, मैंने सबसे पहले आपको बताया था। कूलम किसकी इकाई होती है, चार्ज की, और चार्ज को क्या लिखते हैं, Q से लिखते हैं। तो सबसे पहले जब चार्ज Q आ रहा है तो हमें एक चीज़ याद आ जाती है कि कूलम आया कहाँ से था। हमने फॉर्मूला बनाया था, I क्यों थी, I बराबर Q बटा T, I क्यों थी। तो यहाँ से देखो Q बराबर क्या हो जाएगा, I गुणा T। I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। टाइम का क्या होता है, सेकेंड। लेकिन MLT में T को T लिखते तो यहाँ पे अपना T रहने दो, ठीक है। T का मात्रक T MLT में, वैसे T का सेकेंड हो जाता है। तो Q का तो हमने बना दिया, ये रहा इस C का,
ठीक है। अब न्यूटन का बनाएंगे तो देखो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, या मास इंटू, या फिर मास इंटू ग्रेविटी भी होता है, एक ही चीज है, एक ही चीज है, कोई नहीं। अब देखो मास का इकाई क्या होता है, किलोग्राम, ठीक है ना। एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहाँ से आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये रहा त्वरण, बैठ गया। किलोग्राम डॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये फोर्स का भी बन गया। और मीटर, मीटर किसकी होती है, लेंथ की होती है। तो मीटर जो है वो लेंथ की यूनिट होती है, तो मीटर स्क्वायर है तो लेंथ स्क्वायर कर देंगे हम हमारे हिसाब से, ठीक है। और ये देखो कितनी आई, अब सबको जोड़ दो यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट बराबर सी का क्या आया, ए इंटू टी, ये रहा, ठीक है। क्यू, क्यू क्या है, आवेश है, उसका मात्रक कौन है, सी है। वैसे ही आई क्या है, करंट, उसका मात्रक कौन है, एम्पियर। आई क्या है, धारा, ठीक है, ठीक है। अब सी का स्क्वायर है तो तुम भी स्क्वायर लगा दो। न्यूटन का क्या बना बेटा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड को देखो हम यहाँ पे भी क्या ले रहे हैं, सेकंड को हम टाइम पे लिखना है तो टी स्क्वायर कर देंगे, ये कर दिया टी स्क्वायर, बैठ गया यहाँ तक। तो गुणा में मीटर स्क्वायर किसका हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, ये तो मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर हो गया। मतलब मीटर को क्या बोला जाता है, लेंथ बोला जाता है, ठीक है, लेंथ। जोड़ लें सारों को, सही हिसाब से कर लें, ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू, ये किलोग्राम क्या है, किलोग्राम किसकी होती है, मास की इकाई है, तो यहाँ पे मास लिखो। अब क्या लिखोगे, मास एम। अब अपन को एमएलटी में चलना है, और ये किसका लिखा था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर किसकी हो जाती है, फिर लेंथ की हो जाती है, तो फिर ये लेंथ आ जाएगा एक, और ये लेंथ आ जाएगा। मीटर किसकी इकाई होती है, लेंथ, इसी मीटर लेंथ की थी तो यहाँ पे भी मीटर आया था, ये रहा मीटर, ये लेंथ की। किलोग्राम किसकी हो गई, मास की हो गई। मास को किससे लिखते हैं, कैपिटल एम से। एम को किससे लिखते हैं, ये मीटर को, ये एल दूरी को बता देता है जितनी भी होती है, सेकंड एमएलटी, इस हिसाब से, ठीक है। तो ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू, अब देखो बेटा ये एल कितना हो गया, 3 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो एल ऊपर जाएगा तो -3 इंटू एम ऊपर जाएगा तो -1। अरे ये एल स्क्वायर है, ये एक एल है, ये अपॉन में है रे टी स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा अपना आप ही, तो ये टी स्क्वायर ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि अपॉन में है। तो ये टी स्क्वायर मिलकर कितना हो गया, सारे आ गए कि नहीं आए, ये टी स्क्वायर और नहीं आया अभी, आ गया। ये एल स्क्वायर कहाँ चला गया, एल 3, ये आ गया। एल कितने थे, 3 ही थे, ठीक है। तो देखो बेटा एम सबसे पहले लिखो, एम -1, फिर एल का नंबर आता है -3, फिर टी का नंबर आता है 4, फिर ए का नंबर आता है 2, ये डायमेंशन। एक नंबर के क्वेश्चन में बोर्ड में कई बार पूछा जाता है डायमेंशन लिखिए, ये तो मैंने 1 का लिखा है, अब तुम रटोगे तो नहीं कर पाओगे। बेसिक फॉर्मूले पे जाओ, जैसे देखो जब फोर्स की जरूरत पड़ी मेरे को यहाँ पे न्यूटन की, तो हमें पता चला कि न्यूटन किसका मात्रक होता है, फोर्स का। तो हमने कहा कि फोर्स का फिर फॉर्मूला भी होता होगा, तो फॉर्मूले पे पहुंचना है तुमको, ठीक है। बेसिक चीज पे जाना है, नहीं समझ में आया, अरे जब मेरी बात सुनो, तुम इंग्लिश बोलने वाले आदमी हो और हमने तुम्हें बोला कि वेयर आर यू गोइंग, इसको लिख के दिखाओ, तो जरूरत तो एबीसीडी की पड़ी ना है, क्या बात कर रहा है, बोले कि नहीं तो इंग्लिश जानता है ये, तो फिर इसको लिखवा क्यों रहे हो, वो कोई मैटर नहीं करता। हमने लिखा कि एन एरोप्लेन इज टेकिंग ऑफ और लैंडिंग, ठीक है। एरोप्लेन जो है वो लैंड कर रहा है, लिखो। तो वहाँ पे फिर एरोप्लेन की स्पेलिंग मालूम होनी चाहिए, होनी चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ, होनी चाहिए। फोर्स का बेसिक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, तभी तो डायमेंशन बनेगी। अब मैं देख लूँ एक बार कि मैंने सही लिखी नहीं लिखी, वो होशियार बन रहा हूँ, बुक आ गई मेरी। एम -1 आ रहा है, टी -3 आ रहा है, नहीं एल -3 आ रहा है, टी 4 आ रहा है, और वो आ रहा है एक का स्क्वायर आ रहा है। हो गया बेटा, गुड, बहुत बढ़िया। एक किया है, पूरा बताया मैंने कैसे कैसे, धीरे धीरे देखना तब समझ में आएगा। वीडियो को धीरे धीरे देखो, एक बार रोको, फिर देखो, फिर समझ में आए तो ठीक, नहीं तो फिर वापस देखो, तब समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगी, ठीक है। ढेर कर दोगे तुम लोग, मुझ मालूम है। कोई अदर मीडियम आ जाए, मान लो दूसरा माध्यम आ जाए, माध्यम दूसरा आ जाए कोई, तो फॉर्मूले क्या लिखेगा, निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम में, ठीक है, अदर देन वैक्यूम। समझ रहा कि हमने पहले तो उसको क्या बोल रहे हैं कि उसने खा रखा,
हवा में रखा, वैक्यूम में रखा, वाटर में रखा, ग्लिसरीन में रखा, माइका में रखा, वैक्स में रखा, समझ में आ रहा, एयर में रखा, ऑक्सीजन के अंदर रखा, डिस्टिल वाटर के अंदर रखा, सबके अंदर ग्लिसरीन, हाँ, अदर देन वैक्यूम। मीडियम आ गया, निर्वात के अलावा कोई मीडियम आ गया तो क्या लेंगे? तो देखो फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कोई फर्क नहीं है, सिर्फ यहाँ फर्क आया है, ये रहा, कहाँ गया ये देखो। नॉर्मल में हमारा क्या रहता है? नॉर्मल में हमारा ये रहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये बदलाव आया है, ये बदलाव है। E0 किसकी विद्युतशीलता होती है? हवा और निर्वात की। तो इसलिए हमें बोलते हैं निर्वात के निर्वात और वायु को जनरली एक मान लिया जाता है, लेकिन फिर भी जहाँ पे वैल्यू सेम आती है ना, फिर वहाँ सेम मान लिया जाता है। और जनरली इनकी वैल्यू क्या आती है? सेम आती है, निर्वात और हवा की वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पे आप ये बोल रहे अदर देन, अगर कोई और भी आया माध्यम तो उसके लिए फिर आपको ये लेना है। अब ये नया नौटंकी क्या हो गया है? जब हम ये बोल रहे तो ये का नौटंकी क्या की, तो इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये होती है, ये तो होती है विद्युतशीलता किसकी? हवा और निर्वात की। वो आ जाएगी एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। कौन? एप्सिलॉन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता। समझ में आ गया? एक तो क्या थी? एक तो क्या थी? परमिटिविटी थी, विद्युतशीलता कहाँ पे? वैक्यूम में। अब आ गया वैक्यूम के अलावा क्या आ सकती है? तो वो ये आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। वो वैक्यूम दूसरा मीडियम तुमको देगा, तो तुम्हारी किताब के अंदर टेबल बनी हुई है, तो उसमें देख लेना कि उसमें ऑक्सीजन के क्या मान आ रहा है, ठीक है, और दूसरों के क्या मान आ रहे हैं। तो वो डायरेक्ट इसको ऐसे नहीं निकालेंगे, इसके लिए फिर एक और हम रिलेटिव लेंगे, एक और, समझ आए? तो वहाँ से निकलेगा। तो अभी तो सिर्फ ये समझने की बात है। वो पूछ ले तुमसे कि निर्वात के अतिरिक्त अगर किसी माध्यम में कूलम बल काम कर रहा है other than vacuum, if coulomb force is exerting, या electric force या electrostatic force is exerting other than vacuum, write down the formula। तो फार्मूला लिखो उसका। तो ये लिखना है वहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट मत कर देना है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की जरूरत वहाँ पड़ती है जहाँ पे माध्यम सिर्फ वो होता है, निर्वात या हवा। आ गया ये? मेरे को लगता है इसमें अब कुछ बचा नहीं। अब अगला जो टॉपिक है वो अपन बाद में करेंगे, पैराविद्युतांक। छोटा सा ही है लेकिन अच्छा है। उसके अंदर 2 फॉर्मूले बनेंगे, एक ही टॉपिक फॉर्मूला 2। क्या समझे? नहीं समझे? एक टॉपिक फॉर्मूला 2 कहाँ काम आएगा? क्वेश्चन आते हैं आगे नीट के और IIT के, तो वहाँ पे एक आध क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे तुमको, बैठ गया? आज के लिए इतना बहुत है। थोड़ा सा पढ़ाई करो बेटा, और ये छापते रहो बस, ठीक है। रोक रोक के धीरे धीरे देखो। अब मेरी क्या स्पीड थोड़ी तेज है ना, तो तुम उसको पॉज करो, देखो 2-4 बार, सॉलिड हो जाओगे, क्योंकि कुछ चीज़ छोड़ी नहीं मैंने। और नोट्स एक बात ध्यान रखना, नोट्स इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती बेटा। अगर मैं नोट्स बनाऊँ और अगर मैंने वहाँ कोई गलती कर दी, फिर वो सही नहीं होगी, वो गलती, ध्यान रखना। इसलिए किताबों में भी अगर कोई गलती हो जाती है तो वो गलती ही रहती है। फिर नई किताब छपती है, नई हम खरीदते नहीं कि क्या जरूरत है, पढ़ी हमारे, फिर हमारा माथा खराब होता है उसके लिए। तो जब मैं नोट बनाऊँ मैंने क्या गलती की, उस वक्त मेरा दिमाग क्या था, कैसा था, वो पता नहीं चलता। फिर बाद में मैं सॉरी मांगता फिरूँ। इससे सबसे बेस्ट है ये नोट्स। इसलिए मैंने ये लिखी है बेटा, परेशान हो के तुम्हारे लिए, ताकि तुम इसको पढ़ सको और तुम्हें ये पता होनी चाहिए। अगर कोई पूछे कि कूलम के बारे में कितना लिखना है, ये लिखना है कूलम का नियम। फटाक से खुद को बताओ कि कूलम का नियम 2 स्थिर आवेशों पे लगता है। हिंदी में बोल देता हूँ पहले, 2 स्थिर आवेश, यानी जो आवेश रुके हुए हैं, लेकिन 2 होने चाहिए, एक नहीं 2 होने चाहिए, ठीक है, रुके हुए। और बिंदु आवेश होना चाहिए, ऐसा नहीं बड़ी बड़ी बॉल कर दी, ठीक है ना, गोले की बॉलें कर दी, धातु की 2 बड़ी बड़ी गोल बॉल, उस पर नहीं लगेगा। तो 2 पॉइंट चार्ज होनी चाहिए, रेस्ट पे होनी चाहिए, वहाँ पे लगेगा। वेदर इट इज़ अट्रैक्टिव फोर्स और अ रिपल्सिव फोर्स, वहीं लगेगा। चाहे आकर्षण हो, प्रतिकर्षण लगेगा। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जब वो 2 गोले ऐसे हैं तो एक इधर क्यों गया, मतलब चार्ज है, एक आवेश इधर क्यों गया, एक आवेश, लाइन जॉइनिंग बिटवीन 2 चार्जेस, सीधी रेखा के अनुदिश लगते हैं। और जो बल सीधी रेखा के अनुदिश लगते हैं, कौन बल? जो बल, कोई भी बल जो सीधी रेखा के अनुदिश लगते हैं, ये ऐसे, अभी चार्ज ऐसे ही जा रहे हैं, देखो ये चार्ज ऐसे जा रहे हैं, ऐसे क्यों? दोनों क्या थे? पॉजिटिव थे, या दोनों क्या थे? नेगेटिव थे। सेम चार्जेस थे, सेम चार्जेस थे, ठीक है ना, सेम चार्जेस। सेम चार्जेस मतलब दोनों प्लस प्लस या माइनस में, प्लस प्लस ले रहे, ये ऐसे गए। ऐसे क्यों गए? ऐसे क्यों नहीं गए? एक इधर भग लिया, एक इधर भग लिया। ये देखो, ये कोई लाइन नहीं बनी, एक ऊपर जा रहा है, एक इधर जा रहा है,
एक ऊपर गया, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, देखो ये 90 डिग्री एंगल बन गया, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, समझ में? ऐसे नहीं लगना, ऐसे लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस सीधी रेखा के अनुदिश लगना चाहिए, और जो बल सीधी रेखा के अनुदिश लगते हैं वही बल केंद्रीय बल कहलाते हैं, सेंट्रल फोर्स कहलाते हैं। समझ में आ गया? कोई बड़ी थ्योरी नहीं है, कोई नई चिड़िया नहीं है ये, ठीक है। दूसरी चीज़, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, हाँ करता है। अब इसका मान कुछ अलग आएगा, इस फॉर्मूले का मान कुछ अलग आएगा। इसकी मान कितना था? 8.85 कहीं लिखा था, गुणा 10 की पावर वो वाला, इसके लिए अलग निकलेगा, वो अपन अगली क्लास में करेंगे, तो इसको सीखने के लिए तो समझ में आ गया। इसलिए माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, ठीक है ना, कूलम वाला। तो और एक आ रहा था परिमाण, परिमाण मतलब कोई भी पूछे परिमाण क्या, मैथमेटिकल वैल्यू, कोई भी गणित का मान परिमाण होता है, कोई भी गणित का मान। तुमने बोल दिया 17,727, यस परिमाण है। जैसे देखो फिजिक्स में ना टाइम को क्या बोला जाता है? रेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेट बोला जाता है। समय को दर बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है? समय को दर बोला जाता है। तो फिजिक्स ने एक नाम दे दिया। इंग्लिश में अगर कोई पूछेगा तो हाँ टाइम बोल रहा है यार, सीधी सी बात है, खत्म। तो मैथमेटिकल वैल्यू उसने क्या बोल दिया? मैग्नीट्यूड बोल दिया बस, कि 17 क्या है, तुम्हारा आंसर आए 17 क्या है, इट्स मैग्नीट्यूड। परिमाण, परिणाम अलग होता है, परिमाण, परिणाम तो वो जब तुम्हारे नतीजे आएंगे, फिर तुम वो धोएंगे, फिर जब तुम फेल हो जाओगे 12th में या पास होगे, या कोई 10th में फेल पास हो, धोते ना उसको, वैसे वाले, समझे? वो तो होते हैं परिणाम, और ये है परिमाण। गुड, अगली क्लास में करेंगे।